हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड आफ्टरनून। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कैरियर परिवार में। मैं मुकेश कुमार आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। देखिए दोस्तों, आज का जो आपका सामान्य अध्ययन और सामान्य विज्ञान का हम लेकर के आ गए हैं फिर से एक नया टेस्ट, और ये टेस्ट नंबर होगा आपका 32, है ना। इससे पहले आप लोग का 31 टेस्ट हो गया है। अगर वो टेस्ट आप नहीं देखे हैं तो वो ज़रूर देख लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के व्यू से। और ये आपका मेन रूप से 1 to 5, है ना, 1 to 5 के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और 9th के जो आपका पूछा जाएगा 40 नंबर का समान अध्ययन, उसके लिए भी आपका यहाँ से सवाल आ सकता है। और जो 11th 12th है उनके लिए भी आपका ये हो सकता है। लेकिन 1 to 5 के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है समान अध्ययन और सामान्य विज्ञान, करेंट अफेयर यहाँ पर अभी हम देखने वाले हैं। जी हाँ, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। 3 बज गई है और 3 बजे से आपकी डेली क्लास चलती है। और ये आपका एनसीईआरटी और एससीईआरटी आपका बेस्ड है आपका ये सारे क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करें। और यहाँ पर लगभग अभी 200 से 250 सवाल दोस्तों महत्वपूर्ण आप लोग को बताने वाले हैं ना। 50 तो आपके मेन प्रश्न है, लेकिन इसके अलावे मैं आपको बहुत सारा सवाल यहाँ पर करवाने वाला हूँ। तो एकदम एक भी सवाल को आपको मिस नहीं करना है, पूरा रिवीजन आपको यहाँ पर होते चलेगा। अगर आप ये टेस्ट करते चलते हैं ना तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा एग्जाम में, आप देखिएगा, है ना, बहुत ज़्यादा फायदा होगा। इसके अलावा आप अपने घर में भी टेस्ट जरूर दीजिएगा, है ना। आप एक प्रैक्टिस सेट खरीद लीजिए, उसको जरूर बनाइए, है ना, उसको आप लोग एक्सप्लेन कीजिए, वहाँ से बहुत ज़्यादा फायदा होगा आपको। क्योंकि प्रैक्टिस सेट बनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सेट बनाने से ही आपको पता चलता है कि कहाँ कमियाँ हैं, है ना, कौन सा क्वेश्चन गलत हो रहा है, कौन सा क्वेश्चन सही हो रहा है, किसमें कन्फ्यूजन है ना। तो वो कन्फ्यूजन कैसे दूर करना चाहिए तभी पता चलेगा, जब तक आप टेस्ट नहीं दीजिएगा, है ना। उसी से पता चलेगा कि आपने कितना सही कर रहे हैं, है ना। 120 सवाल जो आप बना रहे हैं कि 120 में आपका कितना आ रहा है, 60 आ रहा है, 70 आ रहा है, 75 आ रहा है, 50 आ रहा है, 40 आ रहा है, कितना आ रहा है पता तो चले, है ना। और वहां से बहुत सारा क्वेश्चन लड़ेगा, है ना। और जो ये जो करवाया जा रहा है आप लोग को यहाँ पर फुल डिस्कशन जो हो रहा है यहाँ पर, ये आपको एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। इसका पीडीएफ और नोट्स के लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। ये हमारा नंबर है 7857824310। यहाँ पर आपको इसका मिल जाएगा। अभी मात्र 499 इसमें चार्ज है। 3 बजे से आपकी डेली चलती है क्लास, और ये है आपका टेस्ट नंबर 32 है। इसके अलावा रात में 9 बजे से भी हमारे यहाँ क्लास चल रही है, जो आपका एनसीईआरटी है ना। एनसीईआरटी दोस्तों आपका रात में 9 बजे चल रहा है। एनसीईआरटी सीरीज, जिसमें हम लोग 6 to 10 तक कंप्लीट कर रहे हैं आपका, ठीक है। जिसमें आपका हिस्ट्री लगभग होने वाला है और ज्योग्राफी आपका पूरा हो गया है, ठीक है। और आपका उसमें पॉलिटी और इकोनॉमिक्स भी आप लोग को करवाया जाएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। और ये हमारा नंबर है व्हाट्सएप का, तो आप इसमें जुड़ जाना है 7857824310। और ये गूगल पे, फोन पे, पेटीएम नंबर भी यही वाला है ना। दोनों आपका सेम है। 499 इसमें चार्ज है। मात्र एक बार वन टाइम पे करना है, उसके बाद एग्जाम तक आपकी पीडीएफ नोट्स मिलते रहेगा। तो ये आपका है, आप इस पे जुड़ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों बिना देर किए हुए शुरू करते हैं आज की क्लास का पहला सवाल। पहला सवाल है कि सिक्किम एक नया राज्य बना। जी हाँ, सिक्किम जो एक नया राज्य बना था वो कब बना था दोस्तों, बताइए। सिक्किम, है ना, सिक्किम क्या है तो सबसे जनसंख्या में छोटा राज्य है ना। जनसंख्या में अगर कहे कि सबसे छोटा कौन सा हो जाएगा भाई साहब, तो सिक्किम हो जाएगा। और क्षेत्रफल में कहे तो गोवा हो जाएगा। और तो ये सिक्किम आखिर बना कब था, तो सिक्किम बना था आपको 36वें संविधान संशोधन के तहत। 36वें संविधान संशोधन हुआ कब था, तो 1974 ईस्वी में हुआ था 36वें संविधान संशोधन। इसी समय दोस्तों आपको 36वां नहीं, 1974 नहीं, 75 में हुआ था आपका, है ना। 36वें संविधान संशोधन 1975 के द्वारा सिक्किम को भारत का 22वां राज्य बनाया गया था। ये भी आपको पूछा जाता है, ठीक है। तो 36वां संविधान संशोधन 1975 में हुआ और 22वां राज्य भारत का ये बना था आपका, ठीक है। तो ये चीज आप याद रखिएगा। संविधान संशोधन, है ना, संविधान संशोधन अनुच्छेद कितने के तहत किया जाता है, तो अनुच्छेद 368 के तहत। भाग कितने के अंतर्गत, तो भाग 20 के अंतर्गत। कहाँ से लिया गया, तो साउथ अफ्रीका से लिया गया है संविधान संशोधन, याद रखिएगा सारे चीज। अगला प्रश्न है आपका, दामोदर किसकी सहायक नदी है दोस्तों। दामोदर जो नदी है ये किसकी सहायक नदी है, आपको ये बताना है। देखिए दामोदर नदी दोस्तों ये निकलती कहाँ से है, तो ये निकलती है आपको छोटा नागपुर के पठार झारखंड से आपका, ठीक है।
तो ये किसकी सहायक पूछ रहा है, गंगा की, हुगली की, पद्मा की या स्वर्ण रेखा की? दो का आंसर हो जाएगा आपका हुगली नदी की। हुगली नदी क्या है? हुगली नदी दोस्तों ये आपका गंगा की ही एक पार्ट है हुगली नदी, और इसी में जाकर के दामोदर नदी मिल जाती है वेस्ट बंगाल में। ठीक है, तो इसकी ये क्या हो जाएगी, सहायक नदी हो जाएगी। राइट आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर बी नंबर हो जाएगा। ठीक है ना, तो आंसर हो जाएगा आपका बी। ट्रिब्यूटरी भी इसको कहते हैं, सहायक नदी को आपका ध्यान रखिए, कभी कभी ट्रिब्यूटरी दे देगा आपको, तो ट्रिब्यूटरी मतलब होता है सहायक नदी। गंगा की सहायक नदी कौन कौन सी है जी, है ना, कमेंट करके बताइए कि गंगा की महत्वपूर्ण, कुछ कुछ तो नाम याद होगा, जैसे कि यमुना। सबसे बड़ी सहायक नदी गंगा की कौन सी है? तो गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी अगर पूछे तो यमुना। यमुना जो गंगा में आकर मिलती है दोस्तों, वो किधर से मिलती है? तो दाहिने तरफ से मिलती है ना, दाहिने तरफ से मिलती है यमुना जाकर के गंगा में। ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, दाहिने तरफ से या दक्षिण की तरफ से, ये आपको दे सकता है ना। सोन नदी किधर से जाकर के मिलता है? तो सोन नदी भी दाहिने तट पर मिलता है और दक्षिण से जाकर के मिलता है। दोस्तों ध्यान रखना है, सोन नदी हो गया, है ना, आपका यमुना, गंडक, घाघरा, कोसी, ये सारी नदी किसकी है? तो गंगा की सहायक नदी है। गंगा को बांग्लादेश में क्या कहते हैं? तो बांग्लादेश में पद्मा कहते हैं, है ना, याद रखिएगा। ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में क्या कहते हैं? जमुना कहते हैं। और जब दोनों नदी मिल जाती है, गंगा और आपका पद्मा और जमुना, तो उसको क्या कहते हैं? मेघना कहते हैं। ये सब चीज आपको याद रखना पड़ेगा एकदम, है ना। चलिए अगला प्रश्न देख ले। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 3 नंबर की, गौतम बुद्ध, जी हाँ, गौतम बुद्ध के समय प्रसिद्ध वैद्य जीवक, है ना, जो प्रसिद्ध वैद्य जीवक था, ये किसके दरबार से संबंधित था दोस्तों? तो गौतम बुद्ध के समय प्रसिद्ध जो वैद्य था और उसका नाम था जीवक, ये किसके दरबार में रहता था? तो ये रहता था आपको किसके दरबार में? जल्दी से बताइए कमेंट करके, किसके दरबार में रहता था? बिंबिसार, चंद्रगुप्त मौर्य, प्रसेनजीत या फिर उदयन के दरबार में दोस्तों? तो किसके दरबार में था भाई साहब? तो ये था आपको बिंबिसार के दरबार में। बिल्कुल सही जवाब आप सभी का, आंसर हो जाएगा आपका बिंबिसार। ठीक है, बिंबिसार। तो देखिए बिंबिसार ने ही भेजा था दोस्तों, महात्मा बुद्ध का जब तबीयत गड़बड़ हो गया था, तो बिंबिसार ही भेजा था अपना राजवैद्य जीवक को, है ना, किसके पास? तो महात्मा बुद्ध के पास। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। बिंबिसार किस वंश से था दोस्तों? तो बिंबिसार किस वंश का था? तो हर्यक वंश, है ना, हर्यक वंश के संस्थापक यही था आपका। ठीक है, हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? तो वो बिंबिसार ही था आपका। ये भी आप याद रखिएगा, है ना। बिंबिसार को दोस्तों श्रेणिक नाम से भी जाना जाता है ना, बिंबिसार को श्रेणिक नाम से भी जाना जाता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न हम चलते हैं आपका नयनार। जी हाँ दोस्तों, ये नयनार कौन थे बताइए? नयनार कौन थे? शैव भक्त थे या फिर शाक्त थे या वैष्णव थे या उपासक थे, कौन थे? नयनार जो थे दोस्तों, ये आपको शैव संत थे, है ना। कौन थे? शैव संत थे। राइट आंसर आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर। नयनारों की संख्या कितनी थी? तो 63 थी आपका। ठीक है, नयनारों की संख्या 63 थी। और अलवार दोस्तों किसके भक्त थे बताइए? तो अलवार जो थे, नयनार के बारे में पूछा जाता है तो शैव भक्त थे। अलवार किसके भक्त थे? तो अलवार थे आपके विष्णु भक्त, है ना। किसके भक्त थे? अलवार थे आपके विष्णु भक्त। तो ये भी आपको याद रखना है ना। और चलते हैं अगले प्रश्न की ओर कि गुप्त काल में किस धातु के सर्वाधिक सिक्के जारी किए गए? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है कि गुप्त काल में किस धातु के सर्वाधिक सिक्के? तो गुप्त काल में दोस्तों सोने के सिक्के जारी किए गए थे, है ना। बताइए, सोना का सिक्का जारी हुआ था दोस्तों। ऑप्शन हो जाएगा आपका ये नंबर कि गुप्त काल में सर्वाधिक। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि गुप्त काल में सर्वाधिक सोने के सिक्के किसने जारी किए, है ना। तो वो हो जाएगा आपका, अच्छा ये तो गुप्त हो ही गया, है ना। तो गुप्त काल में सर्वाधिक सोने के सिक्के जारी हुए थे। आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर। चलिए भाई साहब, और इसके बारे में थोड़ा सा बता दूं आपको कि भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के किसने जारी किए? ये क्वेश्चन पूछा जाता है ना। भारत में सर्वाधिक सिक्के जो जारी हुआ था वो सोना का हुआ था, है ना। ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारत में सबसे पहले सोना का सिक्का किसने जारी किया? तो आप नोट कर रहा है हिंद यूनानी, है ना। हिंद यूनानी के द्वारा सबसे पहले, है ना, हिंद यूनानी के द्वारा सबसे पहले सोने के सिक्के जारी किए गए थे। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारत में सबसे शुद्ध सोने के सिक्के किसने चलाए, है ना। एक पूछा जाएगा शुद्ध सोना, तो शुद्ध सोना का सिक्का किसने चलाया था? तो शुद्ध सोना का चलाया था आपको कुषाण शासक। ठीक है, शुद्ध सोना कुषाण शासक चलाया था दोस्तों। ठीक है, एक पूछा जाएगा कि सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं जारी किया था किसने? तो गुप्त राजा ने आपका। ठीक है, सर्वाधिक सोना गुप्त राजा ने, है ना।
चलिए भाई साहब, और चांदी के सिक्का किसने जारी किया था? तो चांदी का सिक्का जारी किया था चंद्रगुप्त द्वितीय ने आपका, चांदी का सिक्का चंद्रगुप्त द्वितीय। और सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य किसने किया था? तो यवन शासकों ने किया था ना, लेख लिखने का कार्य यवन शासकों ने किया था। एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, सीसा का सिक्का किसने जारी किया था? भाई साहब जितना सिक्का नोट कर लीजिएगा, सीसा का सिक्का सातवाहन, सीसा का सिक्का सातवाहन, है ना। और आहत सिक्के किसने जारी किए थे दोस्तों? तो प्राचीनतम सिक्के को ही आहत सिक्के कहते हैं, याद रखिएगा, है ना। प्राचीनतम सिक्का को क्या कहते हैं? आहत सिक्के कहते हैं। सिक्कों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो सिक्कों के अध्ययन को क्या कहते हैं? न्यूमिस्मेटिक्स, कई बार पूछा गया है ना। न्यूमिस्मेटिक्स कहा जाता है दोस्तों आपको सिक्के के अध्ययन को, है ना। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। बहुत सारा चीज आपको बता दिए सिक्के का। शुद्ध सोना का सिक्का कुषाण, है ना। सर्वाधिक सोना गुप्त, ठीक है। और सबसे पहले सोना का सिक्का हिंद यूनानी दोस्तों। और सीसा का सिक्का सातवाहन, ठीक है, याद रखिएगा। चांदी का सिक्का चंद्रगुप्त द्वितीय, याद रखना है। अगला प्रश्न है आपका 6 नंबर कि निम्नलिखित में से, है ना, निम्नलिखित में से किस वर्ष सरकारिया आयोग ने अपना प्रतिवेदन सरकार को सौंपा था? तो सरकारिया आयोग ने अपना प्रतिवेदन सरकार को सौंपा था दोस्तों 1988 ईस्वी में। ऑप्शन हो जाएगा आपका आंसर नंबर डी हो जाएगा, ठीक है, सरकारिया आयोग ने। चलिए, सरकारिया आयोग का गठन कब हुआ था भाई साहब? तो गठन हुआ था आपका 1983 में, और अपना प्रतिवेदन कब सौंपा? तो 1988 में, है ना। तो गठन याद रखना है 83, प्रतिवेदन सौंपा 88, ठीक है जी। चलिए भाई साहब, अगला प्रश्न है, सरकारिया आयोग एक पूछा जाता है ये किससे संबंधित है ना। सरकारिया आयोग जो है केंद्र राज्य संबंध से संबंधित है ना। सरकारिया आयोग केंद्र राज्य संबंध से संबंधित है आपका सरकारिया आयोग। ये वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, कई बार ये सवाल पूछा गया है, ठीक है। चलिए तो अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए तो अगला प्रश्न है आपका, इसका आंसर हो गया सरकारिया आयोग आपका केंद्र राज्य संबंध। नेक्स्ट है आपका 7 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन दोनों का संबंधित है ना। दोनों नाम संबंधित है, ये पूछ रहा है। तो सॉसर और फुटबॉल जो दोस्तों ये दोनों नाम एक दूसरे से संबंधित है आपका। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा सॉसर। सॉसर ऐसे लिखाएगा आपका सॉसर, है ना। तो सॉसर और फुटबॉल जो है दोस्तों एक दूसरे से आपका क्या है? संबंधित है। ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका राइट आंसर, ठीक है। फीफा की स्थापना कब हुआ था? खेल से संबंधित कुछ सवाल मैं आपको बता दूं। फीफा की स्थापना कब हुआ था बताइए, पूछा जाएगा आपको दोस्तों। फीफा वर्ल्ड कप होता है ना, तो फीफा वर्ल्ड कप की स्थापना हुई थी आपको 1904 ईस्वी में, याद रखना है, ठीक है। फीफा वर्ल्ड कप 1904 ईस्वी में याद हुआ था। फुटबॉल का जन्म कहाँ हुआ? फुटबॉल का जन्म हुआ आपका इंग्लैंड में, है ना, इंग्लैंड में दोस्तों। क्रिकेट का जन्म कहाँ हुआ? तो क्रिकेट का भी इंग्लैंड में हुआ था, ठीक है। भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी, है ना, क्रिकेट मत मार दीजिएगा, ठीक है। शेफील्ड फुटबॉल क्लब विश्व का पहला फुटबॉल क्लब है। पूछा जाता है विश्व का पहला फुटबॉल क्लब क्या है? तो विश्व का पहला फुटबॉल क्लब है आपको शेफील्ड, है ना, शेफील्ड फुटबॉल क्लब है, याद रखना है, ठीक है। शेफील्ड फुटबॉल क्लब की स्थापना कब हुई थी? 1857 में, है ना। 1857 में हुई थी शेफील्ड फुटबॉल क्लब। सबसे पहला क्लब था आपका विश्व का, है ना। भारत का सबसे पुराना फुटबॉल कप कौन सा है ना। तो भारत का सबसे पुराना फुटबॉल कप जो है दोस्तों ये है डुरंड कप, है ना। डुरंड कप किससे संबंधित है ये भी पूछ लेता है, तो फुटबॉल से है, और भारत का सबसे पुराना कप है आपका। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत का पहला फुटबॉल क्लब कौन सा था बताइए। भारत का पहला फुटबॉल क्लब, तो उसका नाम है डलहौजी क्लब। भारत का पहला फुटबॉल क्लब डलहौजी क्लब हुआ था, ध्यान रखना है ना, डलहौजी क्लब। चलिए एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि फीफा 2026, है ना, फीफा 2026 जो होने वाला है, 2026 में जो होने वाला है दोस्तों, इसकी मेजबानी किसको मिला है? तो फीफा 2026 जो होगा ये 3 देश में होगा, और ये नॉर्थ अमेरिका में होगा। नॉर्थ अमेरिका में कौन कौन से देश हैं? तो अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा, ठीक है। अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा में होगा फीफा 2026 वाला, जिसमें 48 टीम इसमें भाग लेंगे, याद रखिएगा 48 टीम इसमें भाग लेंगे। और फीफा 2022 को किसने जीता था बताइए। तो फीफा 2022 को किसने जीता? तो फीफा 2022 को जीता था दोस्तों आपको किसने? तो अर्जेंटीना ने जीता। किसको हराकर? फ्रांस को हरा करके तीसरी बार फीफा वर्ल्ड कप आपका जीता था दोस्तों अर्जेंटीना, ठीक है। तो अर्जेंटीना किस देश में है दोस्तों? किस महादेश में है? तो दक्षिण अमेरिका महादेश का आपका अर्जेंटीना है। अर्जेंटीना जो है दोस्तों ये आपका है ना क्षेत्रफल में 8वां सबसे बड़ा देश है। ये भी आपको याद रखना है अर्जेंटीना के बारे में आपका, ठीक है ना। अर्जेंटीना में कौन से घास का मैदान पाए जाते हैं? आप लोग फटाफट कमेंट करके बताइए।
देखिए एक सवाल से ना एक दूसरे से रिलेट होते चला जाता है सारा क्वेश्चन आपका दोस्तों, ठीक है। चलिए तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका 8 नंबर, है ना। देखिए मैं बहुत सारा सवाल यहाँ पर बताते चल रहा हूँ ताकि आप लोग का रिवीजन होते चले, और मैं थोड़ा फास्ट भी चलता हूँ ताकि कम समय में ज़्यादा आप लोग को हम दे सके। प्रश्न है कि निम्नलिखित संविधान के किस भाग में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार वाणिज्य तथा समागम का वर्णन है? बताइए, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार वाणिज्य तथा समागम का वर्णन किसमें है, किस भाग में है? भारत के जो संविधान है दोस्तों उसमें भाग टोटल कितने हैं? तो टोटल 22 भाग है। बहुत सारे लोग कहते हैं 25 भाग है, बिल्कुल गलत बात। कितने भाग हैं? 22 भाग है, ये करेक्ट है आपका। वर्तमान में भी 22 है ना, और मूल संविधान में भी 22 ही भाग था, याद रखिएगा। अगर कोई कहे कि 25 भाग है तो उससे पूछ लीजिएगा कि 24वां भाग में क्या है ना, वो कुछ नहीं बता सकता आपको, क्योंकि भाग टोटल कितने हैं? 22 ही हैं आपका, ठीक है जी। चलिए तो प्रश्न क्या था कि निम्नलिखित में संविधान के किस भाग में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार वाणिज्य तथा समागम का वर्णन है? तो ये वर्णन कहाँ किया गया है? भाग 13 में। भाग 13 में इसका वर्णन किया गया है। और अनुच्छेद कहां से कहां तक? तो 301 से लेकर के 307 तक। अनुच्छेद 301 से 307 तक इसका वर्णन किया गया है, याद रखिएगा दोस्तों। हम चलते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपका 9 नंबर। कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वस्तु एवं सेवा कर यानी कि जीएसटी, जी हाँ जीएसटी का फुल फॉर्म क्या होता है? किनको किनको पता है? जीएसटी का फुल फॉर्म गुड्स एंड सर्विस टैक्स। जी हाँ, जीएसटी का फुल फॉर्म गुड्स एंड सर्विस टैक्स, याद रखिएगा। प्रश्न कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वस्तु एवं सेवा कर का उल्लेख किया गया, यानी कि जीएसटी का उल्लेख किसमें किया गया दोस्तों? बताइए। जीएसटी वेरी इंपॉर्टेंट, एक सवाल आपको एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा जीएसटी का। जीएसटी कैवें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था? तो 101वें संविधान संशोधन, है ना। 101वें संविधान संशोधन कब हुआ था? तो 2016 में हुआ था, ठीक है। और 2016 के तहत दोस्तों अनुच्छेद 279 के क में जीएसटी को जोड़ा गया था आपका, ठीक है। गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जीएसटी वस्तु एवं सेवा कर हिंदी में, ठीक है जी। चलिए बहुत बढ़िया, 2016 में दोस्तों इसको जोड़ा गया था, याद रखिएगा। कैवें संविधान संशोधन? 101वें संविधान संशोधन कई बार पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अनुच्छेद 280 में किसका वर्णन है? 280 में क्या है आपका? 280 में है आपका वित्त आयोग, है ना। वित्त आयोग 280 याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न चल रहे हैं सत्यशोधक समाज की स्थापना। बताइए सत्यशोधक समाज की स्थापना। तो सत्यशोधक समाज की स्थापना किया गया था ज्योतिबा फुले की द्वारा। ऑप्शन नंबर ए आपका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1। अब आपको बताना है कि सत्यशोधक समाज की स्थापना कब हुई थी। तो इसकी स्थापना कब होती है मेरे प्यारे दोस्तों? और वीडियो को लाइक नहीं किए हैं अभी तक बहुत सारे लोग, क्यों नहीं किए हैं, क्या कारण है? तो सत्यशोधक समाज की स्थापना होती है 1873 ईस्वी में, ठीक है। 1873 ईस्वी में होती है सत्यशोधक समाज की स्थापना, ठीक है। सत्यशोधक समाज याद रखिएगा, है ना, ज्योतिबा फुले के द्वारा। चलिए भाई साहब, और ज्योतिबा फुले का एक महत्वपूर्ण पुस्तक है, वो पुस्तक का नाम क्या है? गुलामगिरी, याद रखिएगा। गुलामगिरी किसकी पुस्तक है? ज्योतिबा फुले द्वारा रचित है। और एक पुस्तक और है उनका, किसान का कोड़ा। तो किसान का कोड़ा और गुलामगिरी ये दोनों है ज्योतिबा फुले का आपका, ठीक है जी। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं, अगला प्रश्न चलिए तो चलते हैं अगला प्रश्न नंबर है कि किसने 1840 से के कूका आंदोलन, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे सिंपल पूछेगा कि कूका आंदोलन कहाँ हुआ था। बताइए तो कूका आंदोलन कहाँ हुआ और कूका आंदोलन को आरंभ किसने किया, दोनों आपको सवाल बताना है। बताइए दोस्तों, कूका आंदोलन जो हुआ था ये आपका 1840 में हुआ था कूका आंदोलन, और ये आरंभ किसने किया था, ये सवाल है आपका। तो आरंभ किया था भगत जवाहर मल। जी हाँ दोस्तों, वो कौन व्यक्ति थे? भगत जवाहर मल, है ना। भगत जवाहर मल के द्वारा दोस्तों ये शुरू किया गया था, याद रखना है, भगत जवाहर मल जी के द्वारा। अब है कि ये आखिर कहाँ हुआ था ये बताना है आपको। ये कहाँ हुआ था कूका आंदोलन, जल्दी से बता दीजिए। तो ये पंजाब में हुआ था। कहाँ हुआ था जी? पंजाब में हुआ था, बिल्कुल सही जवाब है, याद रखिएगा, कूका आंदोलन, है ना। चलिए भाई साहब, अब चलते हैं अगला प्रश्न नंबर है 12 नंबर। निम्नलिखित उपायों में से किन्हें मुद्रास्फीति कम करने के लिए प्रयोग किया जा सकता है? तो मुद्रास्फीति को कम करने के लिए किसका प्रयोग करेंगे? बताइए।
मुद्रास्फीति को कम करने के लिए किसका प्रयोग करेंगे? ऑप्शन ए है नगद आरक्षित अनुपात में वृद्धि करेंगे, ठीक है। सर्वाधिक तरलता अनुपात में वृद्धि करेंगे, ये भी ठीक है। राजकोषीय घाटे में कमी करेंगे, ये भी ठीक है। यानी कि आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर डी, बिल्कुल सही है ना। नगद आरक्षित अनुपात यानी कि इसी को तो कहते हैं CRR, है ना, CRR में वृद्धि। अगला है सर्वाधिक तरलता अनुपात यानी कि SLR, इसको क्या कहते हैं? SLR में वृद्धि। और राजकोषीय घाटा में कमी, आंसर हो जाएगा डी नंबर, बिल्कुल सही जवाब आपका, ठीक है जी। चलिए और देखिए अगर ऑप्शन में बैंक दर में वृद्धि रहे तो वो भी आपका सही हो जाएगा, इसमें बैंक दर में वृद्धि। अगला प्रश्न है आपका, एक क्वेश्चन यहाँ पर और बता दीजिए कि भारत में मुद्रास्फीति की गणना हेतु वर्तमान वर्ष कौन सा आधार वर्ष माना जाता है? तो मुद्रास्फीति की गणना हेतु आधार वर्ष जो है आपका 2011-12 है, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका मुद्रास्फीति की गणना हेतु जो आधार वर्ष है वो आपका 2011-12 है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। अगला प्रश्न है आपका 13 नंबर, किस बौद्ध सन्यासी के प्रभाव में आकर अशोक बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था? जी हाँ दोस्तों, आपको पता है ना कि अशोक जो महान सम्राट थे, इन्होंने बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लिया था। किस युद्ध के बाद? तो युद्ध कौन सा था वो, है ना? वो युद्ध हुआ था बहुत ही खतरनाक युद्ध जिसमें लाखों लोगों की मृत्यु हो गई थी दोस्तों। और उसी युद्ध के बाद अशोक ने दोस्तों आपका किससे ये मतलब कि प्रभाव में आकर के बौद्ध धर्म को ग्रहण किए थे? तो वो व्यक्ति थे उपगुप्त। जी हाँ, वो व्यक्ति कौन थे? वो थे आपके बौद्ध सन्यासी उपगुप्त के प्रभाव में आकर के बौद्ध धर्म का अनुयायी बन गए थे अशोक आपका, ठीक है जी, याद रखिएगा, है ना। चलिए और देखिए अशोक के समय ही आपका तृतीय बौद्ध संगीति हुआ था, ये भी याद रखना है ना। अशोक के टाइम ही आपका तृतीय बौद्ध संगीति होता है, कहाँ? तो पाटलिपुत्र में, है ना, पाटलिपुत्र में होता है तृतीय बौद्ध संगीति अशोक के समय ही दोस्तों, तो ये भी आपको याद रखना है। अगला है इंडिया हाउस। जी हाँ दोस्तों, इंडिया हाउस कहाँ है? तो इंडिया हाउस जो है दोस्तों ये आपका लंदन में। देखिए बहुत सारे लोग इसमें गलत कर देंगे, तो याद रखिएगा इंडिया हाउस जो है भाई साहब ये कहाँ है जी? तो लंदन में है। और इसकी स्थापना कब होती है? तो इंडिया हाउस की स्थापना होती है आपकी 1905 ईस्वी में। कब होती है? 1905 में। किसने किया था स्थापना? तो श्याम जी कृष्ण वर्मा, ठीक है, श्याम जी कृष्ण वर्मा के द्वारा दोस्तों इसकी स्थापना होती है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। लंदन में है, स्थापना 1905। 1905 में और कौन सी घटना होती है? तो बहुत सारी घटना होती है। 1905 में बंगाल विभाजन होता है, 1905 में स्वदेशी आंदोलन होता है, 1905 में, है ना, आपका इंडिया हाउस की स्थापना होती है 1905 में, ठीक है। तो ये सारे चीज आपको याद रखना पड़ेगा। श्याम जी कृष्ण वर्मा थियोसोफिकल पत्र निकाले थे, ये भी याद रखिएगा, है ना। चलिए अगला प्रश्न हम चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका 15 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित भारत के किस राज्य में सर्वाधिक रामसर साइट्स है? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये एक सवाल, रामसर से फिक्स है, पूछा जाएगा। तो भारत में सर्वाधिक जो रामसर साइट्स हैं दोस्तों वो राज्य कौन से हैं? तो वो राज्य कौन सा हो जाएगा? उत्तर प्रदेश। सबसे बड़ा जो राज्य है जनसंख्या में उत्तर प्रदेश, यही सबसे ज्यादा रामसर साइट्स है, याद रखिएगा। और यहाँ टोटल कितने रामसर साइट्स हैं? तो 10 है ना, टोटल कितने हैं? 10 हैं। चलिए भाई साहब एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाते हैं? तो विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाते हैं आपको 2 फरवरी को, है ना, 2 फरवरी को बनाते हैं आपका विश्व आर्द्र भूमि दिवस। ये आर्द्र भूमि वाला ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है कि छाया मंत्रिमंडल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। छाया मंत्रिमंडल किसकी प्रशासनिक व्यवस्था की विशिष्टता है दोस्तों? छाया मंत्रिमंडल जो है ये किसकी प्रशासनिक व्यवस्था की विशेषता है? तो आंसर हो जाएगा आपका संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस, जापान, ब्रिटेन। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ब्रिटेन की, है ना। छाया मंत्रिमंडल जो है, छाया मंत्रिमंडल ब्रिटेन की संसद की विशेषता है, आंसर हो जाएगा डी नंबर। बस इतना आपको याद रखना है आपका, है ना। संसदीय शासन प्रणाली कहाँ से ली गई है? तो भारत में जो संसदीय शासन प्रणाली ली गई है दोस्तों ये ब्रिटेन से ली गई है ना। और संघीय शासन प्रणाली कहाँ से ली गई है? तो संघीय ली गई है आपको कनाडा से, याद रखिएगा, है ना। मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है? तो USA से लिया गया है मौलिक अधिकार, याद रखिएगा। समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से। अगला प्रश्न है 17 नंबर, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक कौन थे?
एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, इसकी स्थापना होती है 1784 ईस्वी में। जी हाँ, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना नोट करना है 1784। स्थापना किए थे कौन? तो सर विलियम जोन्स। जी हाँ, सर विलियम जोन्स जो थे यही स्थापना किए थे एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। कलकत्ता में इसकी स्थापना होती है और 1784 में होती है इसकी स्थापना। आखिर इसका उद्देश्य क्या था दोस्तों एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना करने का? इसका उद्देश्य था सामाजिक तथा प्राकृतिक इतिहास, पुरातत्व संबंधी कला इत्यादि का अध्ययन करना। ठीक है, चलिए बनारस संस्कृत कॉलेज की स्थापना कब होती है? जल्दी से बताइए। बनारस संस्कृत कॉलेज 1791, है ना, 1791 में जोनाथन डंकन ने हिंदू विधि संहिता का अध्ययन के लिए बनारस संस्कृत कॉलेज की स्थापना करवाया था दोस्तों, ये आपको याद रखना है। और सबसे पहले अशोक का शिलालेख किसने पढ़ा था? बताइएगा। सबसे पहले अशोक का शिलालेख पढ़ने वाले जेम्स प्रिंसेप थे, जो 1837 ईस्वी में दोस्तों सबसे पहले इन्होंने अशोक के शिलालेख को पढ़े थे। अगला प्रश्न है आपका कि मीरात उल सैयद अखबार, प्रश्न है मीरात उल सैयद अखबार को प्रकाशित किसने करवाया था दोस्तों? मीरात उल सैयद अखबार को प्रकाशित जो करवाया था वो किसने करवाया था? तो 18 का हो जाएगा राजा राम मोहन राय। जी हाँ दोस्तों, ये व्यक्ति कौन थे? तो राजा राम मोहन राय थे, जो साप्ताहिक समाचार पत्र मीरात उल अखबार का प्रकाशन करवाए थे आपका। ठीक है, चलिए देखिए, राजा राम मोहन राय को भारतीय समाचार पत्र का जनक भी कहा जाता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भारतीय समाचार पत्र, है ना, भारतीय जो समाचार पत्र है इसके जनक कौन है? तो समाचार पत्र के जो जनक हैं भारतीय, तो ये हो जाएंगे राजा राम मोहन राय। ये आपको याद रखना पड़ेगा थोड़ा सा। अगला प्रश्न है आपका 19 नंबर। वीडियो अच्छा लग रहा है तो एक लाइक जरूर करते चलिएगा, है कि नहीं सभी लोग। फिनिक्स फॉर्म की स्थापना निम्नलिखित में से किस व्यक्ति द्वारा की गई थी? फिनिक्स फॉर्म की स्थापना हुई थी दोस्तों आपका गांधी जी के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा? महात्मा गांधी के द्वारा हुई थी फिनिक्स फॉर्म की स्थापना, याद रखिएगा। अगला प्रश्न हम चलते हैं 20 नंबर। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस अधिवेशन के लिए कांग्रेस ने पहली बार एक महिला को अध्यक्ष चुना था? जी हाँ, तो ये सबसे पहले कांग्रेस की महिला अध्यक्ष बनती है आपको एनी बेसेंट, है ना। कौन बनती है दोस्तों? सबसे पहले बनती है एनी बेसेंट, और यह होता है आपका कलकत्ता अधिवेशन 1917 ईस्वी। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है आपका एनी बेसेंट का, ये कलकत्ता अधिवेशन 1917 वाला, तो याद रखिएगा 1917। कांग्रेस की प्रथम महिला अगर पूछा जाए तो एनी बेसेंट हो जाएगी, है ना, 1917 कलकत्ता अधिवेशन। ठीक है, याद रखिएगा। स्वतंत्रता से पहले ना 3 महिलाओं ने कांग्रेस का अधिवेशन की थी आपका। ठीक है, तो एक तो आपको बताया 1917 में दोस्तों, एक हुआ था 1925 ईस्वी में। 1925 में कांग्रेस का अधिवेशन होता है, कौन सा अधिवेशन? तो 1925 में होता है कानपुर अधिवेशन। ठीक है, कानपुर अधिवेशन 1925 में हुआ था, और इसकी अध्यक्षता कौन की थी? तो प्रथम भारतीय महिला, है ना, प्रथम भारतीय महिला, उनका नाम था सरोजिनी नायडू। जी हाँ, उनका क्या नाम था? सरोजिनी नायडू नाम था, और उन्होंने अध्यक्षता किए थे पहली बार 1925 में, भारतीय थी आपका। ठीक है, और यह कांग्रेस की 33वां अधिवेशन था, तो 33वां अधिवेशन था, ध्यान रखना है ना। चलिए एक सवाल हमको आप लोग बताइए कि गया का जो अधिवेशन हुआ था, है ना, गया में जो अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, वो कब हुआ था? तो गया में जो अधिवेशन हुआ था दोस्तों वो हुआ था 1922 में, ये तो आपको पता है। लेकिन इसकी अध्यक्षता किसने किए थे? तो देशबंधु चित्तरंजन दास, है ना, CR दास, याद रखिएगा, चित्तरंजन दास ये अध्यक्षता किए थे गया वाला का। ठीक है, और गया जो हुआ था दोस्तों ये आपका 37वां अधिवेशन था, ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। इसके पहले हुआ था आपको कब? तो 1912 ईस्वी में। कहाँ हुआ था? तो पटना के बांकीपुर में। ठीक है, और पटना के बांकीपुर में अध्यक्षता किसने किए थे? ये आपको बताना पड़ेगा कि पटना के बांकीपुर में अध्यक्षता किसने किए थे आपको, है ना। गया वाला मैं आपको बता दिए, बांकीपुर वाला आपको बताना है। ठीक है जी, चलिए और चलते हैं हम अगला प्रश्न आपका। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर, ये वाला हो गया ना। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों आपका 21 नंबर। भारत में स्थित प्रमुख मत्स्य ग्रहण पोताश्रय कौन सा है ना। तो भारत में प्रमुख मत्स्य ग्रहण पोताश्रय जो है, यानी कि जो बंदरगाह है, वो हो जाएगा आपका कोचीन बंदरगाह। जी हाँ, कोचीन। कोचीन है कहाँ जी? तो कोचीन है दोस्तों आपका केरल में।
कोचीन कहाँ है? केरल में। भारत में सबसे ज़्यादा मछली का उत्पादन कहाँ होता है जी? तो सबसे ज़्यादा मछली का उत्पादन होता है भारत में आंध्र प्रदेश में। ठीक है, भारत में सबसे ज़्यादा मछली का उत्पादन आंध्र प्रदेश में होता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए देखिए, एक लोथल बंदरगाह के बारे में तो आपको पता होगा। तो लोथल जो बंदरगाह था ये भारत का प्राचीनतम बंदरगाह है, हड़प्पा सभ्यता का लोथल बंदरगाह था, याद रखना है। भारत में टोटल कितने बड़े बंदरगाह हैं? तो टोटल 13 बड़े बंदरगाह हैं और 200 से ज़्यादा छोटे बंदरगाह हैं आपके भारत में, है ना। तो ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। अगला प्रश्न हम चलते हैं आपका 22 नंबर की, टैगा वन में कौन से वृक्ष होते हैं? टैगा वन, जी हाँ दोस्तों, तो टैगा वन में जो होते हैं वो मृदु काष्ठ वृक्ष पाए जाते हैं। कौन से? तो मृदु काष्ठ वृक्ष पाए जाते हैं। राइट आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, टैगा वन में आपका। टैगा वन कैसा वन होता है? तो टैगा वन होता है दोस्तों सदाबहार वन, है ना, सदाबहार वन होता है आपका टैगा वन, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इस वृक्ष की जो पत्तियां होती है ना टैगा वन की, वो कैसी होती है? तो नुकीली होती है इस वृक्ष की पत्तियां, ये भी सवाल आता है। तो इसकी वृक्ष की पत्तियां होती है आपकी नुकीली। ठीक है जी, चलिए भाई साहब अगला प्रश्न हम चलते हैं। देखिए कुछ यहाँ पर घास के नाम हमको बता दीजिए, है ना, अभी हम अगला प्रश्न नहीं जाएंगे। कुछ आप हमको घास का नाम बताइए और महत्वपूर्ण जितने घास का मैदान है ना, मैं आपको यहाँ पर अभी रिवीजन करवा दूंगा, टेंशन मत लीजिए। जैसे कि कंपोज, तो कंपोज जो घास का मैदान है दोस्तों ये कहाँ पाई जाती है? तो कंपोज घास की मैदान आपको, है ना, ब्राजील में, है ना, ब्राजील में कंपोज हो जाएगा आपका। अगला बताइए आपका वेनेजुएला और कोलंबिया क्षेत्र में लोनोस कहा जाता है आपको उष्णकटिबंधीय घास को, है ना। तो ब्राजील में उष्णकटिबंधीय घास को कंपोज, वेनेजुएला और कोलंबिया में लोनोज, और कुछ और जैसे आपको यहाँ पर हम बता रहे हैं शीतोष्ण, है ना। तो शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान जो है आपका जैसे कि प्रेरी। अब बताइए दोस्तों कि शीतोष्ण घास का मैदान जो प्रेरी है ये कहाँ है? तो ये यूएसए और कनाडा, है ना, यूएस और कनाडा में आपका प्रेरी होता है ना। अगला है पंपास, तो पंपास घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं और ये किस प्रकार के घास हैं? तो शीतोष्ण है। तो पंपास हो जाएगा अर्जेंटीना। पंपास कहाँ हो जाएगा? अर्जेंटीना हो जाएगा। और मैंने अभी पूछा था ना अर्जेंटीना के बारे में, यहाँ जो घास की मैदान है तो वो है आपका पंपास। वेल्ड, तो वेल्ड कहाँ की है? तो साउथ अफ्रीका, है ना, वेल्ड साउथ अफ्रीका। डाउन्स, डाउन्स कहाँ की है दोस्तों? तो डाउन्स हो जाएगा आपका ऑस्ट्रेलिया। डाउन्स कहाँ का हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया का हो जाएगा डाउन्स। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया का आपका डाउन्स। एक और है आपका स्टेपी, तो स्टेपी जो दोस्तों ये जितने घास का मैदान में अभी यहाँ पर लिख रहा हूँ ये सारे हैं शीतोष्ण कटिबंधीय। ठीक है, तो स्टेपी जो है एशिया, आपका चीन, रूस, ये सब आपका यूरोप में तो स्टेपी पाया जाता है। ठीक है, यहाँ पर जो शीतोष्ण घास के मैदान है इसको स्टेपी कहते हैं। ये पंपास, प्रेरी, वेल्ड, डाउन्स, स्टेपी, ये हर एक बार आपको कभी मिलाने के लिए दे देगा, कभी छांटने के लिए दे देगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, एक सवाल आपको पूछ लेगा। अगला प्रश्न है आपका कि प्रथम स्टेट में कौन आते थे? जी हाँ, 9 का अगर आप हिस्ट्री पढ़े होंगे चैप्टर नंबर 1 फ्रांस की क्रांति, तो उसी में दिया गया था, है ना, वहाँ बांटा गया था दोस्तों। जैसे कि हम लोग, है ना, हमारे जो समाज था हमारा, तो हमारे समाज को 4 भाग में बांटा गया था वर्ण व्यवस्था के आधार पर, है ना, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। उसी प्रकार से फ्रांस में दोस्तों 3 भाग में बांटा गया था, ये भी आप लोग पढ़े होंगे, है ना। तो प्रथम स्टेट में कौन आते थे? तो प्रथम स्टेट, द्वितीय स्टेट और तृतीय स्टेट, 3 स्टेट में वहाँ पर बांटा गया था। तो प्रथम स्टेट में कौन आते थे? तो प्रथम में आते थे दोस्तों आपको पादरी, है ना, प से प्रथम प से पादरी याद रखिएगा, है ना, प से प्रथम प से पादरी याद रखिएगा तो याद आपको हो जाएगा। ठीक है, दूसरे स्टेट में कौन आते थे? तो दूसरे में आते थे आपको कुलीन वर्ग, नोट कर लेना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरे में आते थे आपके कुलीन वर्ग। तीसरे में कौन आते थे? तो तीसरे स्टेट में आते थे मध्यम वर्ग, है ना, मध्यम जो वर्ग थे वो आते थे आपको तीसरे में, मध्यम वर्ग या फिर सर्वसाधारण वर्ग आप इसको कह सकते थे आपको। ठीक है जी, तो जो प्रथम स्टेट और द्वितीय स्टेट था वो टैक्स नहीं देता था यहाँ पर, सिर्फ जो तृतीय स्टेट जो था ना वो यहाँ पर टैक्स देता था। ये भी सवाल पूछा जाता है। ठीक है, चलिए भाई साहब और चले अगले प्रश्न पर। तो चलिए अगला प्रश्न है आपका 24 नंबर, कह रहा है कि उस उपराष्ट्रपति को पद से हटाने का संकल्प प्रस्ताव कहाँ पेश होगा? तो उपराष्ट्रपति को पद से हटाना है तो कहाँ पर दोस्तों पेश होगा? तो ये राज्यसभा में होगा, आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए संकल्प जो पारित होगा वो कहाँ होगा? तो राज्यसभा में सबसे पहले होगा। ठीक है,
सबसे पहले राज्यसभा में ही प्रस्तुत किया जाएगा। और अनुच्छेद कितने के तहत राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को हटाएंगे, तो अनुच्छेद 67 के तहत उपराष्ट्रपति को हटाएंगे। हटाने से पहले 14 दिन पहले उनको क्या करेंगे, तो सूचना दे दिया जाएगा, है ना, 14 दिन पहले उनको सूचना दे दिया जाता है, ये भी आप याद रखिएगा। उपराष्ट्रपति का पद अनुच्छेद किस में है, तो उपराष्ट्रपति का जो पद है दोस्तों वो आपका 63 में है, उपराष्ट्रपति का पद 63 में है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं आपका कि लोकसभा को अध्यक्ष को शपथ कौन दिलाएगा, बताइए लोकसभा अध्यक्ष को शपथ कौन दिलाता है, क्या होगा दोस्तों। लोकसभा अध्यक्ष को शपथ कौन दिलाता है, इसका आंसर क्या होगा, प्रोटेम स्पीकर, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या फिर इनमें से कोई नहीं। कई जगह आपको मिल जाएगा राष्ट्रपति, लेकिन इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, है ना। बहुत जगह दिया गया है कि लोकसभा अध्यक्ष जो होते हैं ना, ये लोकसभा अध्यक्ष एक अलग रूप से कोई शपथ नहीं लेता है। लोकसभा जो अध्यक्ष हैं ये केवल लोकसभा के सदस्य के रूप में ही शपथ लेते हैं, जो प्रोटेम स्पीकर के द्वारा दिलवाए जाते हैं। तो प्रोटेम स्पीकर जो होते हैं, आपका अनुच्छेद आपका ए भी मार सकते हैं इसमें, है ना। ऐसे इसका आंसर हमें थोड़ा सा लग रहा है गड़बड़, आप लोग बताइएगा इसका आंसर क्या होगा, प्रोटेम स्पीकर होगा या राष्ट्रपति होगा, इनमें से कोई नहीं होगा। आप लोग अपना कमेंट करके इसका जवाब देना है। चलिए तो हम चलते हैं अगला प्रश्न, इसका जवाब आप लोग दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या बताना है दोस्तों, है ना। उच्च न्यायालय अनुच्छेद किसमें है, तो उच्च न्यायालय 214, है ना, 214, है ना। और सर्वोच्च न्यायालय किसमें है, तो 12 का 4, याद रखिएगा। सर्वोच्च न्यायालय 124 और आपका उच्च न्यायालय 214 में, है ना, दोनों एक जगह आपको याद रखना है। ठीक है, प्रश्न कह रहा है कि उच्च न्यायालय की संख्या कितनी है, वर्तमान में आपका 225 है आपका, है ना। वर्तमान में टोटल कितने हैं, तो 25 है आपके उच्च न्यायालय, याद रखिएगा। 25वां जो उच्च न्यायालय बना था ये कौन सा उच्च न्यायालय है, 25वां बना था दोस्तों आपको आंध्र प्रदेश, है ना। आंध्र प्रदेश में बना था आपका 25वां उच्च न्यायालय, ये भी आपको याद रखना है। कब बना था, तो 2019 में बना था, ठीक है, 2019 में बना था उच्च न्यायालय अनुच्छेद 214, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए तो हम चलते हैं, अगला प्रश्न है आपका 27 नंबर। भारतीय पर्यटन विकास निगम की स्थापना कब होती है। भारतीय पर्यटन विकास निगम की स्थापना होती है 1966 में, है ना। कब होती है, 1966 में होती है भारतीय पर्यटन विकास निगम की स्थापना, ठीक है जी। और ये चलिए इसका आंसर हो गया सी नंबर, है ना, सी नंबर इसका बिल्कुल सही है। भारतीय पर्यटन विकास निगम की स्थापना 1966 ईस्वी। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 27 नंबर। प्रश्न है कि 74वां संविधान संशोधन, बहुत इंपॉर्टेंट है, 73वां और 74वां दोनों इंपॉर्टेंट है ना। तो 74वां पूछ रहा है, संशोधन के अनुसार संविधान में स्थानीय शहरी निकाय के प्रशासन के लिए कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी। देखिए 74वां संविधान संशोधन के तहत दोस्तों 12वीं अनुसूची जोड़ा गया था, और 73वां संविधान संशोधन के तहत 11वीं अनुसूची जोड़ा गया था। 73वां किससे संबंधित है, तो पंचायती राज से है, और 74वां किससे संबंधित है, तो शहरी निकाय से है, याद रखिएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं आपके एग्जाम में, तो ये सारे सवाल आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। और देखिए ये क्वेश्चन पूछा जाता है, जो पंचायती राज है दोस्तों 73वां संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था, इसमें टोटल कितने विषय हैं, तो 29 विषय हैं आपको पंचायती राज में, है ना। कितने विषय हैं, तो 29 विषय हैं आपको पंचायती राज में, ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और जो 12वीं अनुसूची है आपको नगर निकाय, इसमें टोटल कितने विषय हैं, तो इसमें टोटल है दोस्तों आपको 18 विषय, है ना। इसमें कितने हैं, 18 विषय, और पंचायती राज में 29 विषय। 73वां संविधान संशोधन अनुसूची 11 में जोड़ा गया था आपका, दोनों याद रखना है। जब ये जोड़ा गया था उस समय प्रधानमंत्री कौन थे बताइए, तो है ना, ये दोनों जोड़ा गया था आपको 1993 में, है ना। संशोधन होता है आपका 1992 में, जोड़ा गया था आपको 93 में। उस समय प्रधानमंत्री थे आपको बीपी नरसिम्हा राव, है ना, सॉरी बीपी नहीं पीवी, है ना, पीवी नरसिम्हा राव उस समय प्रधानमंत्री थे, पीवी नरसिम्हा राव, है ना। तो याद रखिएगा पंचायती राज में 29 विषय, और आपका शहरी निकाय यानी कि नगर निगम में आपका 18 विषय जोड़ा गया था दोस्तों। ये विषय वाला भी कभी कभी पूछ लेता है। अगला प्रश्न है कि भारत में ग्रैंड ट्रक रोड, जी हाँ, ग्रैंड ट्रक रोड जो है जीटी रोड इसी को कहते हैं ना, इसी को कहते हैं जीटी रोड। तो जीटी रोड किसने बनाया था जी, जीटी रोड बनाया था दोस्तों आपको शेर शाह ने। किसने बनाया था, जीटी रोड बनाया था आपका शेर शाह के द्वारा, है ना। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। NH1 और NH2 को सम्मिलित रूप से आपको जीटी रोड कहा जाता है ना, NH1 और NH2 को, ठीक है। चलिए
जीटी रोड किसको किसको जोड़ता है, तो ये कोलकाता से अमृतसर, है ना। जीटी रोड किसको किसको जोड़ता है, तो ये कोलकाता से लेकर के अमृतसर तक दोस्तों आपको ये आपका है आपका, ठीक है। चलिए तो अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 30 नंबर, लोकहितवादी। लोकहितवादी से किसे जाना जाता है, तो लोकहितवादी है आपको गोपाल हरि देशमुख, सबको पता होगा। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, एक, लोकहितवादी गोपाल हरि देशमुख, ठीक है। चलिए, महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहते हैं बताइए तो। महाराष्ट्र, जी हाँ, महाराष्ट्र का सुकरात, महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है, तो महाराष्ट्र का सुकरात कहते हैं आपको महादेव गोविंद रानाडे। किसको कहते हैं, महादेव गोविंद रानाडे, महादेव गोविंद रानाडे को कहा जाता है महाराष्ट्र का सुकरात। सत्यशोधक समाज की स्थापना कब होती है, 1873 में, ज्योतिबा फुल्ले के द्वारा, ठीक है। तो सत्यशोधक समाज याद रखना है, ज्योतिबा फुल्ले 1873, है ना, याद रखिएगा। अब गुलामगिरी की रचना ज्योतिबा फुले नहीं किए थे दोस्तों, ठीक है। बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य के नाम से भी जाना जाता है ना, बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य के नाम से भी जाना जाता है, ये भी आपको याद रखना पड़ेगा, है ना। चलिए हम चलते हैं, अगला प्रश्न है आपका 31 नंबर के, लंदन में आयोजित निम्नलिखित गोलमेज सम्मेलन में किसमें महात्मा गांधी उपस्थित थे। देखिए लंदन में 3 गोलमेज सम्मेलन होता है दोस्तों, है ना। लंदन में 3 गोलमेज सम्मेलन होता है, 30, 31, 32, है ना। 1930, 1931 और 1932 3 गोलमेज सम्मेलन होता है, जिसमें मात्र दूसरे गोलमेज सम्मेलन, है ना, दूसरे गोलमेज सम्मेलन यानी जो होता है 1931 में, उसमें गांधी जी भाग लेते हैं, है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, दूसरे, आंसर हो जाएगा हमारा द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा आपका, ठीक है। कब कब हुआ था ये भी याद रखिएगा, है ना। तो आपको 30, 31, 32 में हुआ था तीनों गोलमेज सम्मेलन आपका। और ये कहाँ हुआ था गोलमेज सम्मेलन, तो लंदन में हुआ था, है ना। गोलमेज सम्मेलन कहाँ होता है, तो ये लंदन में होता है, आपको याद रखना पड़ेगा। चलिए भाई साहब अगला प्रश्न चलते हैं हम। प्रश्न नंबर है कि गंगा के दक्षिणी ओर से मिलने वाली नदी कौन सी है, तो दक्षिण, गंगा बह रही है ऐसे, है ना, गंगा बह रही है ऐसे, है ना। तो दक्षिण से आपको मिलाना है, नीचे से मिलाना है, ठीक है, नीचे से मिलाना है आपको, ठीक है, नीचे से मिलाना है, दक्षिण से मिलाना है। तो गंगा में दक्षिण छोर से कौन आ रहा है, बेतवा आ रहा है, चंबल आ रहा है, केन आ रहा है, सोन आ जाएगा, है ना। सोन नदी जाकर के दक्षिण से मिलती है, कहाँ पे मिलती है, मनेर के पास, है ना। कहाँ मिलती है, मनेर, पटना के पास गंगा में जाकर के मिल जाती है, ठीक है। चलिए ये कई बार पूछा गया है, सोन नदी कहाँ से निकलती है जी, सोन नदी अमरकंटक एमपी से निकलती है, याद रखिएगा, है ना। अगला प्रश्न है, देखिए एक चीज और मैं बता दूं कि बेतवा है, चंबल है, केन है ना। बेतवा, चंबल, केन जो है ना, ये गंगा की सहायक नहीं है, है ना, ये आपको यमुना की सहायक है, ठीक है, यमुना की सहायक है आपको बेतवा, चंबल, केन। सिंध, चंबल, बेतवा, केन, ये 4 नदी है आपकी, है ना। सिंध, चंबल, बेतवा, केन, मैं आपको बता दूं, ये रहा आपका भारत, ये है सिंध, चंबल, बेतवा, केन, ठीक है। ये 4 नदी, ये यमुना नदी बह रही है, यमुना में जाकर के मिल जाती है, फिर यमुना नदी जाकर के गंगा में मिलती है आपको, है ना। ये डायरेक्ट जाकर के गंगा में नहीं मिलती है, डायरेक्ट जाकर के सोन नदी आपको मिलती है आपकी, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है आपका 33 नंबर। भारत में कुल्लू घाटी किस लिए प्रसिद्ध है जी, तो कुल्लू घाटी दोस्तों है कहाँ, तो ये है आपका हिमाचल प्रदेश में है। कहाँ है, तो हिमाचल में है। ये प्रसिद्ध किस लिए है, तो सेव के लिए है ना। अगर सेव खाने का मन करे चल जाइए कुल्लू घाटी, अभी जाने का वहाँ बहुत मजा आएगा, है ना। एकदम ठंडा ठंडा, है ना, जबरदस्त मजा आएगा आपका। तो भारत में कुल्लू घाटी हो जाएगा आपका सेव के लिए। ये कहाँ है, तो हिमाचल प्रदेश में है आपका। सेव और कहाँ होता है, तो जम्मू कश्मीर, है ना। J&K और H&P ये दोनों है किस लिए प्रसिद्ध, तो आपका सेव के लिए प्रसिद्ध है। आलू सबसे ज्यादा कहाँ होता है, तो आलू हो जाएगा आपका यूपी, आलू सबसे ज्यादा यूपी, याद रखिएगा, आलू सबसे ज्यादा यूपी, है ना। और दोस्तों आपका संतरा, तो संतरा सबसे ज्यादा कहाँ होता है जी बताइए, तो संतरा के बारे में पूछा जाता है नागपुर, है ना। संतरा जो है नागपुर, ठीक है, नागपुर महाराष्ट्र, नागपुर। और नींबू भी वहां पर बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। नारियल सबसे ज्यादा कहाँ होता है, नारियल, तो नारियल हो गया आपका केरल, है ना, नारियल हो गया आपका केरल, ठीक है। कॉफी कहाँ होता है, तो कॉफी हो गया आपका कर्नाटक, है ना, कॉफी कर्नाटक। चाय कहाँ होता है, तो चाय हो गया आपका असम। रबड़ कहाँ होता है सबसे ज्यादा, तो रबड़ हो गया आपका केरल, ठीक है। आपका मूंगफली कहाँ होता है, तो गुजरात, मूंगफली गुजरात। कपास कहाँ होता है सबसे ज्यादा, तो ये भी गुजरात में हो जाएगा, है ना। गन्ना सबसे ज्यादा कहाँ होता है, तो गन्ना सबसे ज्यादा यूपी, ठीक है, सबसे ज्यादा यूपी गन्ना। दक्षिण भारत में गन्ना सबसे ज्यादा कहाँ होता है, तो तमिलनाडु, ठीक है ना, याद रखिएगा ये सब चीज। मसाला सबसे ज्यादा तो केरल,
है ना। मसाला केरल, याद रखिएगा। ये सारे चीज आपको याद रखना पड़ेगा, है ना जी। चलिए, जूट सबसे ज्यादा दोस्तों, जूट सबसे ज्यादा कहाँ होता है? तो वेस्ट बंगाल, जूट सबसे ज्यादा वेस्ट बंगाल। अगला प्रश्न है आपका 34 नंबर, कह रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीश को कौन नियुक्त करता है? बताइए, सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीश को कौन नियुक्त करता है? 34 नंबर प्रश्न है आपका। तो इसको नियुक्त करता है जो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनके द्वारा, है ना। तो जो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होते हैं, है ना, वो ही नियुक्त करते हैं दोस्तों तदर्थ न्यायाधीश को। आपका आंसर हो जाएगा, आपका आंसर नंबर सी हो जाएगा। आपको कमेंट करके बताना है कि वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है? बताइए, वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है? और तदर्थ न्यायाधीश अनुच्छेद कितने में है? तो 127, है ना। 127 में तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है अनुच्छेद 127 के तहत। और उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद कितने में है? तो 124 में है उच्चतम न्यायालय, और तदर्थ न्यायाधीश आपका 127 में है। दोनों आपको पूछा जाता है, याद रखिएगा। हम चलते हैं अगला प्रश्न कि विजयनगर किस नदी के तट पर है? विजयनगर साम्राज्य चलना पड़ेगा आपको कहाँ जी? कर्नाटक। तो चलिए, कर्नाटक, विजयनगर साम्राज्य जो है कहाँ है? कर्नाटक में है। और वो नदी कौन सी है? तो वो नदी है आपकी तुंगभद्रा। तुंगभद्रा किसकी सहायक है? तो ये कृष्णा की सहायक है ना। तुंगभद्रा किसकी सहायक है? तो कृष्णा की सहायक नदी है ना। ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने किया था दोस्तों? तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना होती है 1336 ईस्वी में हरिहर एवं बुक्का। हरिहर एवं बुक्का, बोक्का नहीं, बुक्का, ठीक है। तो हरिहर एवं बुक्का ये दोनों भाई थे, और इन दोनों भाई मिलकर के विजयनगर साम्राज्य की स्थापना करते हैं दोस्तों। याद रखिएगा, विजयनगर साम्राज्य हरिहर एवं बुक्का, याद रखिएगा, तुंगभद्रा नदी के तट पर ये आपका स्थित है, ठीक है। कब किए थे? तो 1336 ईस्वी में। अगला प्रश्न है आपका 36 नंबर, जालियांवाला बाग नरसंहार कब हुआ था? जालियांवाला बाग तो 13 अप्रैल 1919, है ना, 13 अप्रैल 1919 में हुआ था जालियांवाला बाग हत्याकांड। कह रहा है कि जालियांवाला बाग नरसंहार पर कांग्रेस जांच समिति रिपोर्ट के प्रारूप को लिखने का कार्य किसको दिया गया था? देखिए, लिखने पढ़ने का कार्य जो दिया गया था वो महात्मा गांधी जी को ही दिया गया था आपका, ठीक है ना। जालियांवाला बाग जो नरसंहार हुआ था 13 अप्रैल 1919 को, और उसी नरसंहार के जांच समिति की जो रिपोर्ट था दोस्तों, है ना, तो रिपोर्ट के प्रारूप का जो लिखने का कार्य दिया गया था वो आपको दिया गया था महात्मा गांधी जी को, ठीक है। किसको दिया गया था? महात्मा गांधी जी को आपको दिया गया था। और कौन सी समिति का आपको गठन किया गया था? जालियांवाला बाग हत्याकांड जब हुआ था दोस्तों, तो हंटर समिति, है ना, हंटर समिति का गठन किया गया था। और हंटर समिति ने कहा था कि इसमें 379 लोग भी मरे हैं, है ना, 379 लोग ही मरे हैं इसमें। लेकिन दोस्तों, इसमें हजारों लोग की मृत्यु हो गई थी, बहुत सारे लोगों की मृत्यु हुई थी। और दोस्तों, ये जो हंटर समिति था, इन्होंने जनरल ओ डायर को निर्दोष साबित कर दिया था। जनरल ओ डायर वही गधा था जिन्होंने गोली चलाने का आदेश दिया था, और निहत्थे लोगों पर हजारों लोगों की मृत्यु हो गई थी, है ना। तो वही जनरल डायर को ये जो आपका हंटर समिति था, ये आपका निर्दोष घोषित कर दिया था इसको, ठीक है। चलिए, और देखिए, यही इसी समय जब असहयोग आंदोलन इसके बाद होता है आपका 1920 में, तो उस टाइम पर गांधी जी ने अपना जो उपाधि था उनको, जैसे कि कैसर ये हिंद की, पूछा जाता है कि कैसर ये हिंद की उपाधि महात्मा गांधी ने कब लौटाए थे? तो असहयोग आंदोलन के दौरान आपका। और एक आपका और था जो व्यक्ति थे, जमनालाल बजाज। तो जमनालाल बजाज जो थे वो राय बहादुर की उपाधि लौटाए थे आपका, ठीक है। तो जमनालाल बजाज राय बहादुर की उपाधि, कैसर ये हिंद की उपाधि महात्मा गांधी ने लौटा दिया था आपका असहयोग आंदोलन के दौरान आपका दोस्तों। अगला प्रश्न हम चलते हैं, प्रश्न नंबर है आपका 37 नंबर। 37 है कि बेगूसराय में चौकीदारी कर के विरुद्ध आंदोलन एक हिस्सा था, है ना। बेगूसराय में चौकीदारी कर के विरुद्ध एक आंदोलन हुआ था, ये मतलब कि किस आंदोलन का एक हिस्सा था, ये क्वेश्चन पूछ रहा है ना। चौकीदारी कर के विरुद्ध एक आंदोलन जो हुआ था, ये किस आंदोलन के विरुद्ध था? तो असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, या खिलाफत आंदोलन? क्या होगा 37 का? बताइएगा जल्दी से जवाब आपका। देखिए, असहयोग आंदोलन कब होता है? तो ये तो आपको पता है कि असहयोग आंदोलन जो हुआ था आपका 1920 से लेकर के 22 तक चला था असहयोग आंदोलन, ठीक है। सविनय अवज्ञा आंदोलन, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी ही हो जाएगा। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के कर के विरुद्ध ही दोस्तों ये आंदोलन चलाया था आपको, कहाँ? तो बेगूसराय में आपका चौकीदारी कर आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन। ये होता कब है सविनय अवज्ञा आंदोलन? तो 1930 ईस्वी में। कब होता है? 1930 ईस्वी में यह आंदोलन आपको हुआ था आपका। महात्मा गांधी के द्वारा नमक बनाने पर प्रतिबंध एवं नमक कर के विरुद्ध
नमक कर के वृद्धि के पर ये आंदोलन चलाया गया था। कौन सा? सविनय अवज्ञा आंदोलन आपका। एक क्वेश्चन और है दोस्तों कि भारत छोड़ो आंदोलन, तो भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था आपका? तो ये चला था आपका 1942 से लेकर के 44 ईस्वी तक, ठीक है। एक है आपका खिलाफत आंदोलन, तो खिलाफत आंदोलन कब हुआ था? तो ये हुआ था आपका 1919 में, है ना। 1919 से 1922 तक हुआ था आपका खिलाफत आंदोलन। ये आपका हो जाएगा। तो प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, सविनय अवज्ञा आंदोलन, है ना। इसी के विरुद्ध ये चौकीदारी कर आपका हुआ था दोस्तों यहाँ पर बेगूसराय में। अगला प्रश्न है 38 नंबर कि निम्नलिखित में से वह इस्पात संयंत्र कौन सा है जिसकी स्थापना द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान नहीं हुई थी? देखिए, वर्तमान में तो पंचवर्षीय योजना बंद हो गया है, लेकिन पंचवर्षीय योजना से अभी भी कभी कभी सवाल पूछ लेता है ना। तो ये द्वितीय पंचवर्षीय योजना में कह रहा है दोस्तों कौन सा इस्पात संयंत्र की स्थापना नहीं हुई थी? बोकारो है, भिलाई है, दुर्गापुर है, राउरकेला है ना। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका जो आंसर हो जाएगा, मैं पहले आपको बता दूं कि इसका आंसर हो जाएगा बोकारो। बोकारो की जो स्थापना होती है ये कब होती है? तो 1964 में होती है ना। बोकारो की स्थापना होती है आपकी 1964 में, है ना। बोकारो की स्थापना होती है आपकी 1964 में। किसके सहयोग से होती है? तो रूस के सहयोग से। जी हाँ, किसके सहयोग से? रूस के सहयोग से होती है दोस्तों बोकारो की। और ये होती है आपको तृतीय, है ना, यानी कि तीसरे पंचवर्षीय योजना में होती है आपको तीसरे में, क्योंकि पहला पंचवर्षीय योजना था आपका 1951 से लेकर के 56 तक, दूसरा था आपका 56 से लेकर के 61 तक, और तीसरा था आपका 61 से लेकर के 66 तक। तो उसी में आता है ये तीसरा में। तो तीसरा में हुआ था दोस्तों आपको बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना। लेकिन भिलाई है, दुर्गापुर है, राउरकेला है, ये तीनों की स्थापना होती है दूसरे में, है ना। ये क्वेश्चन जो है ना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, लल्लन टॉप है, ये आपको सवाल पूछा जाएगा एग्जाम में, याद रखिएगा। कई बार एग्जाम में आ गया है कि बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना कब हुई थी? तो 1964 में, है ना। 1964 में किसके सहयोग से हुई थी? तो रूस के सहयोग से। आप हमको बताइए कि भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला की जो स्थापना हुई थी ये किसके सहयोग से हुई थी दोस्तों, है ना। तो भिलाई इस्पात संयंत्र, दुर्गापुर और राउरकेला इस्पात संयंत्र जो हुआ था ये द्वितीय में हुआ था स्थापना। भिलाई जो हुआ था दोस्तों ये रूस की सहयोग से, भिलाई जो हुआ था रूस के, दुर्गापुर जो हुआ था आपका इंग्लैंड के सहायता से, और आपका राउरकेला किसके सहायता से? राउरकेला जर्मनी की सहायता से, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि बोकारो रूस के सहायता से, भिलाई रूस के सहायता से, दुर्गापुर इंग्लैंड के सहायता से और राउरकेला जर्मनी की सहायता से निर्मित हुआ था। और ये नीचे वाला तीनों है दूसरा में, ऊपर वाला एक है बोकारो तीसरा में, ठीक है। चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगला प्रश्न है आपका 39 नंबर, ग्राम पंचायत के आय का स्रोत निम्न में से कौन सा है? ग्राम पंचायत बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ग्राम पंचायत। और ग्राम पंचायत से ना आपको कम से कम 2-3 सवाल एग्जाम में जरूर पूछेगा। ग्राम पंचायत से जितने सवाल बनते हैं वो आपको याद होना चाहिए। तो ग्राम पंचायत का जो आय का स्रोत है दोस्तों वो है मेला एवं बाजार कर, ठीक है। वो है मेला एवं बाजार कर से ही इसको आय प्राप्त होता है, याद रखिएगा, है ना। और ये अनुच्छेद आपको 243 के ज के अंतर्गत ये आपको लगाया गया है आपका, है ना, प्रावधान किया गया है। चलिए हम चलते हैं, अगला प्रश्न है आपका 40 नंबर कि पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य क्या है? पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य क्या है ये आपको बताना है। तो पंचायती राज का जो मुख्य उद्देश्य है वो लोगों के विकास, मुल्क प्रशासन में भागीदारी के योग्य बनाना, यानी कि डी नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। पंचायती राज जो आपका अनुच्छेद कितने में है? तो अनुच्छेद 40 में है। पंचायती राज व्यवस्था आपका किया गया है अनुच्छेद 40 में दोस्तों। आपका 73वें संविधान संशोधन के तहत इसको जोड़ा गया था 1993 ईस्वी में, है ना। इसमें टोटल कितने विषय हैं? तो टोटल 29 विषय हैं आपके इसमें, है ना। ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। पंचायती राज जो है दोस्तों ये आपका त्रिस्तरीय है भारत में, है ना। बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा इसको सबसे पहले किया गया था त्रिस्तरीय। अगला प्रश्न है आपका 41 नंबर। अब हम कुछ देख लेते हैं आपके करंट अफेयर के महत्वपूर्ण सवाल। प्रश्न है कि स्कूल टू स्टार्टअप इग्नाइटिंग यंग माइंड्स टू इनोवेट 2023 किस दिवस का थीम है? बताइए। स्कूल टू स्टार्टअप्स इग्नाइटिंग यंग माइंड्स टू इनोवेट 2023 किस दिवस की थीम है ये आपको बताना है। क्या होगा आपका 41 का? बताइए। 41 का जो आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ए नंबर, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस का आपका थीम है दोस्तों। आंसर हो जाएगा आपका, आंसर नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस का ये थीम है आपका। चलते हैं, अगला प्रश्न है आपका, प्रश्न नंबर है आपका 42 नंबर। प्रश्न कह रहा है कि माई लाइफ एज ए कॉमरेड पुस्तक किसकी आत्मकथा है? बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है ये। माई लाइफ एज ए कॉमरेड जो पुस्तक है ये किसकी आत्मकथा है? तो ये है आपको के शैलजा,
जी हाँ, तो के शैलजा की ये आत्मकथा है, ऑप्शन हो जाएगा आपका सी नंबर। के शैलजा जो है दोस्तों ये केरल के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री रहे हैं आपका, है ना। चलिए अगला प्रश्न है आपका 43 नंबर। प्रश्न है कि कोल इंडिया लिमिटेड का नया सीएमडी किसे नियुक्त किया गया है। तो कोल इंडिया लिमिटेड, है ना, कोल इंडिया लिमिटेड यानी कि CIL, कोल इंडिया लिमिटेड का जो सीएमडी नियुक्त किया गया है वो है आपको पोलावरपू मल्लिक खारजू प्रसाद को, है ना, पोलावरपू मल्लिक खरजुना प्रसाद, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी नंबर। ठीक है, 1 जुलाई 2023 से अपना कार्यभार ये संभालेंगे, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 1 जुलाई 2023 से अपना कार्यभार ये संभालेंगे आपके। ठीक है, CIL यानी कि कोल इंडिया लिमिटेड की आपकी। ठीक है जी, चलिए इसकी स्थापना कब होती है कोल इंडिया लिमिटेड की, तो 1975 में इसकी स्थापना होती है CIL की, 1975 ईस्वी। अगला प्रश्न है कि नैस्कॉम का नया चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया। नैस्कॉम यानी कि NASSCOM, है ना, नैस्कॉम। तो नैस्कॉम का जो नया चेयरमैन कौन बने हैं, तो नैस्कॉम का नया चेयरमैन जो बने हैं वो हो जाएंगे आपके अनंत माहेश्वरी जी। ठीक है, अनंत माहेश्वरी जी। नैस्कॉम की स्थापना कब होती है दोस्तों, इसकी स्थापना होती है 1 मार्च 1988 ईस्वी को नैस्कॉम की स्थापना होती है ना। ऑप्शन हो जाएगा आपका डी नंबर बिल्कुल सही जवाब। देखिए आप लोग एक लाइक नहीं कर रहे हैं, लाइक कर दीजिए सभी लोग वीडियो को। ठीक है, सेशन को लाइक कर देना है और शेयर भी कर देना है। प्रश्न है 45 नंबर की, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस जो मनाया जाता है वो कब मनाते हैं, 24 अप्रैल को। ठीक है, 24 अप्रैल को मनाते हैं राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी नंबर, है ना। चलिए देखिए 23 मार्च किस लिए प्रसिद्ध है दोस्तों, आपको पता होगा 23 मार्च हमारे वो शहीद वीर, है ना, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, जिनको फांसी दिया गया था दोस्तों 23 मार्च 1931 को। ये डेट आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा, है ना, 23 मार्च 1931। और ये वही दिन है जब हमारे 3 जो आपके जो वीर थे, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु, इनको फांसी की सजा हुई थी आपकी, है ना। ये 23 मार्च काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है आपका 46 नंबर की, फरवरी 2023 में साइक्लोन गैब्रियल, जी हाँ दोस्तों ये साइक्लोन आया था यानी कि चक्रवात आया था गैब्रियल, और ये गैब्रियल जो चक्रवात आया था ये किस देश को प्रभावित किया है, ये क्वेश्चन है आपका। फरवरी 2023 में आया था और ये आपको दोस्तों किसको प्रभावित किया था, तो ये न्यूजीलैंड को प्रभावित किया था ना, ये न्यूजीलैंड में आया था आपका, है ना। आंसर हो जाएगा आपका, आंसर नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका 47 नंबर। 47 है कि अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस के अवसर पर टिकली गांव हरियाणा में किसने अरावली ग्रीन वॉल परियोजना का शुभारंभ किया, बताइए। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस के अनुसार टिकरी गांव हरियाणा में किसने अरावली ग्रीन वॉल परियोजना, बहुत अच्छा सवाल है, इसका उद्घाटन किसने किया था, तो इसका उद्घाटन किया गया था आपको भूपेंद्र यादव के द्वारा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी नंबर। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों आपका प्रश्न नंबर 48 नंबर। 48 नंबर जो सवाल है वेरी इंपॉर्टेंट है। ऑस्कर 2023 में किस फिल्म को नाटू नाटू ने सर्वश्रेष्ठ मूल गीत का पुरस्कार जीता। जी हाँ, तो ये नाटू नाटू आप लोग गाना सुने होंगे, नाटू नाटू नाटू, है ना। चलिए तो ये कौन सा फिल्म था दोस्तों, है ना, वो फिल्म कौन था दोस्तों बताना है आपको कमेंट करके। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमें कांटेक्ट कीजिए 785782434310, इस नंबर पे आपको पीडीएफ मिलेगा, है ना। मात्र 499 अभी इसमें चार्ज है। जो लोग को भी पीडीएफ लेना है तो ये नंबर आपका फ़ोन पे, गूगल पे भी है, व्हाट्सएप नंबर भी यही है ना। इस नंबर पे आपको पे करके व्हाट्सएप करना होगा, स्क्रीनशॉट भेजना होगा, जहां आपको सारे मटेरियल मिल जाएंगे 1 to 5 और आपके 9 10th के आपके, ठीक है ना। 1 to 5 और 9 10th की क्लास चल रही है यहाँ पर, 9 10th सामाजिक विज्ञान वाले, ठीक है जी। चलिए तो ये फिल्म था आपका RRR, है ना, RRR था ये फिल्म, बहुत जबरदस्त फिल्म था, नहीं देखे तो देख लीजिएगा, है ना। चलिए अगला प्रश्न है 49 नंबर, कह रहा है कि भारतीय क्रिकेट टीम का नया किट स्पॉन्सर किस कंपनी को बनाने की घोषणा की गई है। तो भारतीय क्रिकेट टीम का नया किट स्पॉन्सर किस कंपनी को, तो वो कंपनी है दोस्तों आपका एडिडास। जी हाँ, वो कंपनी है आपका एडिडास, जिसको बनाने की घोषणा किया गया है ना। चलिए और आज का लास्ट प्रश्न देख लेते हैं कि किस वर्ष तक पूरे भारत में डॉपलर वेदर रडार नेटवर्क, डॉपलर वेदर रडार नेटवर्क से जोड़ने की घोषणा की गई है। किस वर्ष तक दोस्तों डॉपलर वेदर रडार नेटवर्क से जोड़ने की घोषणा की गई है पूरे भारत को, तो ये घोषणा हुई है 2025 ईस्वी तक। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है ना।
चलिए जी, तो ये था आज का 50 महत्वपूर्ण सवाल। इसका आंसर आपको यहाँ पर दे दिया गया है। आप इसको टेस्ट के रूप में लगाइए और बताइए कि आपने कितना सही किया। ठीक है, तो आज इतना ही रहने देते हैं। आपका टेस्ट नंबर आपका ये 32 हो गया है ना। यहाँ पर बहुत सारा सवाल आप लोग को हम रिवीजन करवा दिए। इसी प्रकार से रिवीजन होते रहेगा और आपकी तैयारी होते रहेगी। आप अपना टेस्ट जरूर लगाते रहिएगा। ये जो टेस्ट हम देंगे आपको PDF, इसको भी लगाना है। इसके अलावे है ना, इसके अलावे भी आप प्रैक्टिस सेट मार्केट से खरीद सकते हैं, है ना। मार्केट में बहुत सारा है, लेकिन देखिए बहुत सारा जो मार्केट में कोई ऑथेंटिक नहीं है ना। सभी लोग इधर उधर से खाली कॉपी करके कर लिए हैं, है ना, और कुछ ज़्यादा है नहीं, है ना। तो ये आपका NCERT SCERT बेस्ड है। और आपका दोस्तों ये हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है ना, तो आप इसमें जुड़ सकते हैं। यहाँ पर सारे मटेरियल आपको मिलते रहेंगे। ठीक है जी, तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है और यही फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम नंबर भी है। मात्र इसमें 499 अभी चार्ज है। जो लोग अभी तक नहीं जुड़े हैं तो जल्दी से जुड़ जाइए। वहाँ पर पीछे वाला सारे आपको मटेरियल मिल जाएगा और आगे जो क्लास होगी वो भी आपको मिलते रहेगा। ठीक है, चलिए, तो और बताना है, और आपकी तैयारी चल रही है ठीक ठाक, है ना। एक ही बार इसमें पे करना है, कोई मंथली चार्ज आपका इसमें नहीं है जी। ठीक है जी, तो ये रहा आज का क्लास। कैसा लगा आप लोग को बताना है दोस्तों, है ना। और अच्छा लगा हो तो एक लाइक भी कर दीजिएगा। चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आने वाला हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जो भी अपडेट होगा तैयारी से संबंधित, फॉर्म से संबंधित, एग्जाम से संबंधित सारे अपडेट मिलेंगे, है ना। फालतू अपडेट नहीं, जो आपको रियल अपडेट है वही आपको यहाँ पर दिया जाएगा। तो दोस्तों आज का ये क्लास, आपका टेस्ट नंबर आपका ये 32 है ना। और आज रात में भी क्लास होगी, है ना, हिस्ट्री वाला। तो हिस्ट्री जो आपका रात में चल रहा है NCERT सीरीज, वो तो आपका चलता ही रहेगा, है ना। तो रात में ज़रूर ज्वाइन करना है 9 बजे से। ठीक है, रात में होती है डेली 9 बजे से और दिन में होती है डेली 3 बजे से। तो आज समान अध्ययन और करेंट अफेयर के सवाल हम लोग यहाँ पर देखे, है ना। कल फिर हम लोग देखेंगे 3 बजे से समान अध्ययन और विज्ञान की क्लासेज। चलिए दोस्तों, तो फिर मिलते हैं कल। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, धन्यवाद।